तो आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा, और आवाज़ अड्डा में हम लोग इस बार चर्चा करेंगे शेयर बाज़ार को लेकर के। दरअसल शेयर बाज़ार के लिए जब ये शो करने में आ रहा था तो सोचा काफ़ी कुछ रिसर्च करूं, पढ़ूं कि आखिर क्या शो में करना चाहिए, किस चीज़ पे चर्चा करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा और लोगों से जो फीडबैक मिला कि लोग बहुत रिसर्च जानना चाहते नहीं हैं, न तो कुछ बहुत ज्ञानी बातें सुनना चाहते हैं। उनको बस 3 सवाल का जवाब दे दीजिए, आपका शो सफल हो जाएगा। पहला कि शेयर बाज़ार में गिरावट कब थमेगी, दूसरा एफआई कब वापस आएंगे हमारे देश में, और तीसरा हमको पैसा कब लगाना है। और इन 3 सवालों का जवाब देने में हम लोग सफल हो जाते हैं तो समझिए कि हमारे दर्शकों के लिए शो सुपर हिट हो जाएगा। तो अकेले तो मुझे इतना ज्ञान है नहीं, तो मैंने कहा कुछ दिग्गजों को बुला लिया जाए इस शो में। तो आज हमने शो में बुलाया है हमारे मैनेजिंग एडिटर अनूप सिंघल साहब हैं, जो कि काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं शेयर मार्केट को कवर करने का। मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं, अभिषेक अग्रवाल जी हैं, अरुण मल्होत्रा जी हैं, और साथ में जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब हैं। और ये लोग अपने आप में दिग्गज हैं, तो इन्हें डिटेल में परिचय कराने की ज़रूरत है नहीं। शुरुआत में अनु सिंघल साहब आपसे करूँगा कि 1 महीने 2 महीने से हम लोग सुन रहे थे कि ट्रंप आएंगे तब शायद मामला क्लियर हो जाएगा, Q3 के रिजल्ट आएंगे तब जाके थोड़ा सा बाज़ार समझ जाएगा करना क्या है, बजट नज़दीक आएगा तो दिशा मिल जाएगी। अब सब कुछ लगभग तो सामने आ गया, फिर भी पता ही नहीं, बाजार गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। क्या सोच रहा है बाजार? देखिए लक्ष्मण जी, ऐसा होता है जब बाजार चलता है ना तो कोई नहीं पूछता है कि बाजार क्यों चल रहा है। और 4 साल से बाजार चल रहा था, किसी ने नहीं पूछा बाजार क्यों चल रहा है। लेकिन बाजार हल्का सा गिरता है और हम पूछते हैं कि बाजार क्यों गिर रहा है। देखिए बाजार का काम है बीच बीच में वीक प्लेयर्स को बाहर निकालना और टेस्ट करना कि आप इक्विटी मार्केट के लिए बने हैं या नहीं बने। अब उसमें कारण कुछ भी हो सकते हैं और कारण कहीं से भी आते हैं। हैविंग सेड दैट, मार्केट इसलिए गिर रहा है क्योंकि अर्निंग्स का सपोर्ट नहीं है मार्केट को, और मार्केट हमारी एक वन वे रैली के बाद काफ़ी महंगा हो गया था, और कुछ हद तक मार्केट को बजट में क्या होगा इसका भी डर है। एक तरीके से मार्केट थोड़ा लाइट है। एफआईएस की वन वे ताबड़तोड़ सेलिंग है लक्ष्मण जी, और एफआईएस की सेलिंग के लिए हम एफआईएस को ब्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको यहाँ रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो वहाँ जाएंगे जहाँ उन्हें रिटर्न्स मिल रहे हैं। डॉलर रुपये भी काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, तो एक तो मार्केट नहीं चल रहा है, एक वैसे ही डॉलर अगर स्ट्रांग हो रुपये वीक हो तो वहाँ से और नुकसान, तो इसके लिए एफआईएस बेच रहे हैं। डीआईएस अब तक सपोर्ट कर रहे हैं। डोमेस्टिक ट्रेडर रिटेलर अभी तक बना हुआ है इस मार्केट में। लेकिन लक्ष्मण जी, अब हम उस स्टेज पर पहुँच रहे हैं जहाँ घर से पैसा जा रहा है लोगों का, जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ था मार्केट में। तो अब थोड़ा सा दुख हो रहा है मार्केट को देखकर। बिल्कुल, वही तो हर कोई जानना चाहता है कि घर से पैसा जा रहा है, कब तक अपने घर से पैसा दे के हम लोग मंजिल को खड़े करते रहे हैं। कुछ तो विदेशी जो जा रहे हैं फिर वापस आएँ। सुनील जी, ये जो बार बार कहा जाता है कि हमारा बाज़ार बहुत महंगा है, इस महंगे मार्केट में से लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं, फिर बाद में जो सस्ता होगा तो आएंगे। तो महंगाई के मोर्चे पर देखें, महंगे के अगर लेवलिंग करें तो हम दुनिया के तीसरे सबसे महंगे बाजार में अगर मल्टीपल के हिसाब से देखें, न्यूजीलैंड 35 के मल्टीपल पे है, यूएस 27.4 के मल्टीपल पे है, इंडिया 24.2 के है, जो डेटा ताज़ा आए हैं। तो ये गिरावट सिर्फ हमारे यहाँ क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे यहाँ इतना गिर नहीं रहा है, न्यूजीलैंड इतना गिर नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जीडीपी के आंकड़े देखिए, पिछले आरबीआई गवर्नर की हर क्वार्टर की जो स्पीच आती है उसी से मायना लगाते हैं कि क्या जीडीपी ग्रोथ होने वाला है। तो 6 महीने तक इस साल में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 7.2% जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं इस साल में। अब जब से वो 6.6 पे गिर गई लास्ट टाइम, और इस बार डर है कि और भी नीचे शायद 6.4 या 6.3। तो वैल्यूएशन 6.6 से हिसाब से कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर जिस हिसाब से किया गया, वो बेसिस अभी गिर रहा है। तो इसीलिए हमारे मार्केट में जो पहले की ग्रोथ रेट, मानते हैं कि अभी भी आईएमएफ मान रही है कि इंडिया सबसे वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट होगी, पर वो अलग आंकड़े से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो जो ग्रोथ रेट थी वो ऑलरेडी प्राइस में थी। अगर वो प्राइस में ये तेजी को मान के चल रहे हैं तो थोड़ा भी रफ्तार नीचे आ जाए तो नेचुरली थोड़ा करेक्शन बनता है, वो करेक्शन बन रहा है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड इन द जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी का 7.2 से 6.5 के लेवल पे आने का इस साल था। और उम्मीद ये थी, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पिछले क्वार्टर एक ऑफ क्वार्टर था, वन ऑफ था 5.4 का, और अगले क्वार्टर में 6.8 आ जाएगी। मगर अब के जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं वो इसको सपोर्ट नहीं दे रही है, क्योंकि अभी भी मिक्सड रिजल्ट ही सामने आ रहे हैं। तो बात डर का ये है कि ये क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्वार्टर में भी ग्रोथ रेट कम आ जाए, तो बात ये बनती है कि डेफिनेटली
आपको उस रेट ऑफ ग्रोथ में जो भी शेयर बहुत बढ़ चुके थे उनको गिरना ही है। अंटिल वो लेवल एक 6.4 का जीडीपी ग्रोथ को अकाउंट करके वो वैल्यूएशन के तौर पर आ जाए, आप बाकी देश के माफिक एफआईएस को इंडिया अभी भी महंगी लगेगी जब तक ये करेक्शन थोड़ी हो ना जाती है। हालांकि इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, अभिषेक अग्रवाल साहब, इस पर आप कमेंट करिएगा कि ठीक है जीडीपी ग्रोथ हमारे अनुमान से काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया, लेकिन इस बार शायद बिरले ही ऐसा देखने को मिलता है कि हमारी एजेंसी कहती है कि जीडीपी ग्रोथ आपका कम रहेगा और बाहर वाले कहते हैं नहीं जी आपका तो जीडीपी ग्रोथ बड़ा अच्छा रहने वाला है। फाइनेंस मिनिस्ट्री कहते हैं 6.4, IMF कहता है 6.5। तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिवनेस दिख रहा है लोगों के बीच में, लेकिन वो पॉजिटिवनेस, सकारात्मक पहलू, वो भी लोगों को लुभा नहीं रहा है। अभिषेक जी। लक्ष्मण जी, एक सिंगल फैक्टर को लेके पूरे मार्केट को हम उस तरह से नहीं प्लान कर सकते जहां पे सिर्फ एक जीडीपी की बात हो रही है। आई थिंक सो अभी तक जो भी पैनल पे डिस्कशन अभी तक जो इनिशिएट हुआ है, एक चीज कॉमन निकल के तो सभी एग्री कर रहे हैं, वो ये है कि अर्निंग्स का सपोर्ट मार्केट को नहीं है। अब ये कोई एकाएक नहीं हुआ है, इससे पहले कई शोज में आई थिंक सो मैंने भी बहुत एक्सक्लूसिवली ये पॉइंट बार बार कहा है कि मार्केट हेवी लग रहा है। आप वैल्यूएशन को अलग नहीं कर सकते मार्केट से। कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते थे कि डिमांड साइड जो है वो काफी लंबा चल रहा था, फ्रॉम द रिटेल रैली या डीआई रैली आप कह लो, और एफआई एनीवेज ही बेच रहे थे। अब डीआई के एंड से थोड़ा स्लो डाउन है। इसको थोड़ा और डिफरेंट तरीके से देखें कि मार्केट में इतना स्टीप करेक्शन आया कहां से। तो पहली बात ये है कि प्रॉफिट बुकिंग जो है वो अब एक्चुअल में हो रही है, जो इससे पहले हमने कभी भी कोई भी इतना बड़ा फेज नहीं देखा जहां पे किसी ने ये किया होगा कि चलिए अब हमें प्रॉफिट बुक करना है। सो अभी तक फोमो फीलिंग चल रही थी क्योंकि मार्केट एक तरफा जा रहा था, मगर इस बार क्योंकि मार्केट रुक गया और एक तरफ से ट्रेंड बदल चुका है, तो अब एकाएक सब सेलर आ गए, क्योंकि उन्हें तो भाई अभी 4 साल की रैली में अगर पैसे बने हैं तो वो प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे। अब ट्रेंड देखिए डीआईएस के एंड से भी, जहां पे आपको दिखेगा कि बल्क सेलिंग भी जो है वो इन दिनों में हमें काफी देखने को मिल रही है, जो इससे पहले देखने को नहीं मिलती थी। एफआईएस तो एनीवेज ही बेच रहे थे, और सबसे ज्यादा पेन अगर हमने देखा है मार्केट में तो मिड एंड स्मॉल कैप में ही है, जो एक्चुअली सबसे ज्यादा चले भी थे। तो लार्जली मार्केट के अंदर में जो पार्टिसिपेंट रहे होंगे उन्होंने ज्यादातर तो पोर्टफोलियो मिड एंड स्मॉल कैप में बनाया होगा, और इसलिए वहां पे इस तरह की जो करेक्शन है वो डेफिनेटली उन्हें जो है तकलीफ दे रही है। हालांकि आप तो और डरा दिया आपने, तो आपने कहा कि अब फोमो फैक्टर था, अब जाके वाकई लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और एक और आपने डरने वाली बात कह दी कि अब तक तो एफआई जा रहे थे, अब डीआई को भी लगता नहीं ये हो गया, जब अपना भी पाँव थोड़ा सा खींचे रहना चाहिए। अरुण मल्होत्रा साहब, तब तो स्थिति अभी और बिगड़नी बाकी है। आई थिंक जैसा अभिषेक जी ने कहा, एक्चुअली में अगर आप देखें तो करेक्शन काफी टाइम से चल ही रहा है। अगर आप पिछले 6 महीने देखें, लास्ट बजट के टाइम से शुरू हुआ था और करेक्शन काफी स्टॉक्स में ऑलरेडी आ चुका था। सिर्फ लास्ट 15 दिन में जो स्पीड ऑफ करेक्शन है, जो वो पेस है, वो काफी इंक्रीज हो गया है। के 2 कारण हैं। एक तो अनसर्टेनिटी, जो वोलेटिलिटी आ रही है वो आ रही है यूएस से। यूएस में टैरिफ्स हैं, टैक्सेशन है, इंटरेस्ट रेट है। तीनों मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स का क्या इंपैक्ट यूएस पे होगा और उसका क्या इंपैक्ट इंडिया पे होगा, दैट इज वो जो वोलेटिलिटी है, जो अनसर्टेनिटी है, उससे वो इंक्रीज हो गई है। और दूसरा हमारा बजट है। बजट से पहले मैं से 35 ईयर से मार्केट में हूं, हर बार आता है ये टैक्स को ऐसे ट्वीक होगा, कैपिटल गेन्स ज्यादा बढ़ जाएगा, बट वो सब जो अनसर्टेनिटी है ना, वो आपको मार्केट के गिराव में दिख रही है। और स्मॉल मिड कैप एक्चुअली बहुत सारे, आई थिंक मैं कहता हूं 70-80% ऐसे जोन में जा चुके थे कि जहां पे रैशनल इन्वेस्टिंग कहीं भी नहीं बन रहा था। और पिछले 2 महीने से नहीं, पिछले 1 साल से तो जितने भी अच्छे जितने ज्ञानी लोगों से मैं बात करता था, मेरी डिस्कशन होती थी, एवरीबडी वाज वेरी कॉशियस कि स्मॉल मिड कैप में अभी तो हम हाथ नहीं लगा रहे हैं। वो करेक्शन आएगा, आ रहा है। और मैं तो कह रहा हूं जो स्टॉक्स जिनकी फंडामेंटल वैल्यू नहीं है वो ऊपर रिबाउंड भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, जो डर था वो डर अब साकार होने लग गया। जसप्रीत साहब, ये जो एक यूएस वाला फैक्टर इन्होंने कहा, यूएस फैक्टर मेरा मानना है कि जिस तरीके से डर था, डोनाल्ड ट्रंप आए, स्पीच दिए और इंडिकेशन भी दिए, लेकिन वो बहुत हद तक लगता है कि वो बार्गेनिंग स्टेटमेंट है। सीधे तौर पे भारत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इसकी संभावना कम दिख रही है। अलग बात है कि एफआई के लिए वहाँ का मार्केट ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो यूएस फैक्टर अभी भी बाजार में काम कर रहा है क्या, कि अब खत्म हो गया?
इसमें दो पार्ट हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। इसमें दो पार्ट हैं लक्ष्मण जी कि एक तो इवेंट इज बिहाइंड कि मतलब ट्रम्प आएंगे पावर में हो गया, ओथ सेरेमनी इज बिहाइंड, ही इज टेकन पावर, राइट। और जो भी फर्स्ट डे अनाउंसमेंट करना था दैट इज आल्सो बिहाइंड अस, राइट। अब बात आती है इंक्रीमेंटली क्या न्यूज फ्लो आएगा, राइट। तो लेट्स से आज उन्होंने फिर कोई दिया है कि यूएस में बनाइए, और अगर यूएस में कुछ भी नहीं बन रहा है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर ड्यूटी लगेगी। उन्होंने आई डोंट थिंक दे हैव कमेंटेड किस कंट्री पे, बट ही सिंपली सेड कि कुछ भी बाहर से आएगा उस पर ड्यूटी लगेगी। अब ये मतलब ही उसको भी पता है बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, राइट। लिमिटेड कंट्रीज हैं ग्लोबली जो यूएस को उतना दे सकती हैं जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो बियॉन्ड द पॉइंट आई डोंट थिंक इसका उतना इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज ये हम लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन हुआ था, हम 2000 द प्रीवियस रिजीम में भी देख चुके हैं कि काफी बातें होती थी, बट उसका जो उनकी जो रियल अनाउंसमेंट्स थे और उसका जो रियल इम्पैक्ट था, वो आते आते 4-5 साल लगे थे। बाय दैट टाइम ही वाज ऑलरेडी आउट एंड बाइडेन हैड टेकन ओवर। तो लगता नहीं, टू समराइज आई वुड से कि इवेंट इज बिहाइंड, और इंक्रीमेंटली न्यूज फ्लो या तो न्यूट्रल होगा और नेगेटिव है भी। तो आई डोंट थिंक इंडिया के लिए इतना कोई भारी नेगेटिव होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, इट शुड बी फेवरिंग इंडिया, बिकॉज इफ इट्स नेगेटिव फॉर अदर कंट्रीज in some categories like manufacturing, electronics, iPhones, mobiles, a lot of categories, वहाँ पे इंडिया का incrementally edge बनता है। बिल्कुल। सुनील जी, ये चूंकि आप कई बार हमारे शो में और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी यूएस फैक्टर की बात करते रहे, तो एक बार बाजार के ऊपर नहीं, जब ट्रंप आ रहे थे तो हमने आवाज़ अड्डा किया था, तो वहाँ पे एक बड़े गेस्ट थे, उन्होंने तो कहा कि वो बहुत ही अनप्रेडिक्टिव से होते हैं, कब क्या डिसीजन ले ले कोई जानता नहीं है, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि उनका क्या असर पड़ने वाला है। तो बाजार इस अनप्रेडिक्टिवनेस जो नेचर उनका है उसको लेकर सहमा रहेगा अभी कुछ दिनों तक। देखिए, मेरे ख्याल में ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी एफआईएस को अफेक्ट नहीं कर रही है इंडिया के बारे में। एफआईएस का सोच है कि एक, मैं यूएस में पैसा डालूं क्योंकि मेरे को डॉलर मजबूत दिख रहा था और रेट्स भी बढ़ रहे थे, और ट्रंप का भी था कि टैक्स कट करूंगा और अमेरिकन बिजनेस को सपोर्ट करूंगा। तो ये चीज थी उनको अमेरिका में निवेश करने के लिए, और पूरे इमर्जिंग मार्केट से उन्होंने निकाल कर डाला। ये इंडिया स्पेसिफिक बात नहीं थी। अब ये अनसर्टेनिटी ट्रंप की एक्शन की ओर, वो भी देखें आप तो चाइना की ओर ज्यादा ध्यान थी, क्योंकि वहां पे 60% का टैरिफ का बात हुआ था, तो इसलिए चाइनीज मार्केट में दबाव इसलिए आई थी। अब इंडिया के बारे में देखें तो ये अनसर्टेनिटी की बात नहीं है, ये मैं कहूंगा एक्चुअली कि ये इवन एफआईएस भी इंडियन वैल्यूएशन और इंडियन स्टोरी की ग्रोथ को जो देखकर ही यहाँ से पैसा निकल रहे थे। ज्यादा मैं ट्रंप का अनसर्टेनिटी इसमें नहीं बताऊंगा। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि ट्रंप के जो इनॉग्रेशन के बाद जो अनाउंसमेंट हुई, उसमें 3 ऐसी चीज है जो इंडिया के फेवर में है। फर्स्ट है कि ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी तेल का भरपूर पंपिंग के लिए वो पूरा सपोर्ट देंगे, चाहे वो शेल गैस हो या नेचुरल गैस। इसी बात के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरेबिया को भी तेल के दाम नीचे करना चाहिए, तभी रशिया यूक्रेन का वॉर जल्दी खत्म होगा। यानी ओवरऑल एक माहौल तेल की दाम का नीचे करने का क्लियर कट एक्शन प्लान है वो इंडिया के लिए, क्योंकि हम 83% अपना तेल इंपोर्ट करते हैं। ये खबर इंडिया के लिए अच्छी खबर है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बात एक स्टेटमेंट में किया कि H1B के अगेंस्ट में नहीं हो। इनफैक्ट वो हाईटेक लेबर है जो हमें जरूरत है, और इसलिए जो भी डर था कि इमिग्रेशन के लॉ में H1B पे कुछ असर आएगा, वो भी नेगेटिव, एब्सेंस ऑफ नेगेटिव हो गया। और तीसरी बात है, ये टैरिफ की बात ही उन्होंने चाइना, मेक्सिको और कनाडा, इनके ऊपर ही जोरदार बात किया है, इंडिया के बारे में कुछ नहीं किया। और जयशंकर जी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बयान दिया कि जब वो यूएस गए थे इनॉग्रेशन के लिए, उनको इतना वेलकम दिया था कि वो एंटिसिपेट नहीं किया, उन्हें बहुत पॉजिटिव फील हुआ इंडिया के बारे में। तो मेरे ख्याल में ट्रंप का यह भी मानना है कि टैरिफ लगाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उन्होंने यह भी बात किया कि आई वांट इंटरेस्ट रेट्स डाउन। तो ये बात भी खबर अच्छी है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट डाउन होता है तो डॉलर की स्ट्रेंथनिंग कम होगी, और डॉलर की स्ट्रेंथनिंग कम होती है तो एफआईएस के लिए एक कारण अमेरिका में ही पैसा डालना वो कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आरबीआई के ऊपर भी एक सपोर्ट आ जाएगा रेट कट के लिए। तो मेरा मानना है कि बहुत से पॉजिटिव्स इंडिया को अभी निकल रहे हैं, क्योंकि जैसे मेरे फ्रेंड ने कहा अनसर्टेनिटी हो चुकी है, अभी क्लियर कट एक्शन है, और कहीं पे उनमें इंडिया का नेगेटिव खास नहीं, बहुत से पॉजिटिव्स मुझे दिख रहे हैं। तो वक्त की बात है, वक्त लगेगा, मगर एफआईएस जरूर इंडिया को हालांकि इसमें एक और चीज जो है, आपने जो बातें कही
सुनील जी, एक जो बात आपने कि उसमें एक लाइन और जोड़ूंगा कि इंटरनेशनल लेवल पे जब इस तरह के रिलेशन होते हैं दो देशों के बीच में, तो कई बार बहुत सारी चीज़ें इंडिकेशन दिए जाते हैं। अब इंडिकेशन का एक अंदाज़ा आप इसी बात को लगाइए, जब ट्रंप का शपथ ग्रहण हो रहा था तो सबसे फ्रंट रो में और ट्रंप के ठीक सामने की तरफ जो है सो वो अपने विदेश मंत्री थे। वो हर कुछ तय होता है, ऐसा नहीं कोई जाकर वहाँ खड़ा हो जाता है, सब कुछ तय होता है, कौन कहाँ खड़े होंगे, कौन कहाँ बैठेंगे। और इस तरह का जेस्चर एक अपने आप इंडिकेशन देता है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखे जाएंगे। अब बाकी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और आपसे समझूं, बाकी मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। सुनील जी, आप ही बताइएगा कि वो जो कह रहे हैं कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करना होगा हमारे यहाँ, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो आपको टैरिफ लगाएंगे। मैं इसको पॉजिटिव तरीके से ये देख रहा था कि जब कंपनियां बड़े पैमाने पर यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहेंगी तो उनको सस्ते लेबर की जरूरत पड़ेगी, सस्ते मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, जो यूएस में मिलना मुश्किल होता है, जो अब तक सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए हमने देखा। तो आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर के बाद अब मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेगमेंट बनेगा जहाँ पे इंडियन लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ पे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए ट्रम्प की भी आप स्टेटमेंट को क्लियर पढ़िए। उन्होंने कहा कि अगर आप आपके देश में कुछ भी बनाकर यहाँ पे लाएंगे तो मैं टैरिफ लगाऊंगा, अगर अमेरिका से बनेगा तो नहीं लगेगा। तो मेरा मानना है कि ये स्टेटमेंट ऐसी है कि यूएस एमएनसी जो है वो पहले आउटसोर्स करती थी मैन्युफैक्चरिंग को चाइना को, राइट? अब क्या होगा कि वो यूएस कंपनी ही अपने ब्रांच को इंडिया में आके सेटअप करेगी। वो अपने स्पेयर पार्ट्स और रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स को यहाँ बनाकर फिनिशिंग स्टेज में अमेरिका लेके जाएगी और वो मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट होगा। मगर बैक एंड में जो लेबर का एडवांटेज उनको चाहिए वो बीच बीच में, तो हमारी पीएलआई स्कीम अगर इस बजट के दौर पर हम उसको फेवरेबल करें कि फॉरेन एमएनसी, अमेरिकन एमएनसी जहां अपने सब्सिडरी सेटअप करके अपने पार्टी प्रोडक्शन यहाँ करा के और फाइनल फिनिशिंग के लिए वो अपने देश में लेके जाके फिनिश करके मेड इन अमेरिका को उधर भेजते हैं, तो उनका भी लाभ होगा। और ट्रम्प की जो बात है कि मेड इन अमेरिका हो रहा है वो भी सही हो जाएगी। तो ये एक अच्छा रास्ता ओपन हो सकता है अगर हमारे वित्त मंत्री भी इस बजट के अंदर कुछ पीएलआई का एक स्ट्रेंथनिंग कि फॉरेनर्स जब आएंगे उनके लिए थोड़ा और भी कंसेशन दिया जाएगा। बिल्कुल, इस बजट को लेकर क्या होना चाहिए, अभिषेक जी से मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन आपने जो बात की उससे मुझे एक चीज़ याद आ गई कि जब शॉपिंग करने हम लोग जाते हैं तो देखते हैं पीछे पलट के कि मेड इन क्या लिखा हुआ। मेड इन चाइना होता है, थोड़ा सा मन में एक शक होता है कि चाइनीज माल है, पता नहीं कितना चल पाएगा, क्या नहीं चलेगा। वहीं पर अगर मेड इन यूएसए लिखा रहेगा तो शायद ज़्यादा भरोसा जमेगा इसके प्रति। और ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन में जो अपनी भागीदारी बढ़ानी है तो चाइना पर निर्भरता कम होगी, वो निर्भरता हो सकता है कि यूएस की तरफ जाए, तो एक सकारात्मक पक्ष होगा। अभिषेक अग्रवाल साहब, चूंकि सुनील जी ने अभी बजट की बात छेड़ दी तो क्यों ना लगे यहाँ तो हम लोग बजट की चर्चा कर लें। बजट को लेकर के हर बार जैसा कि अभी कह रहे तरुण मल्होत्रा साहब की वर्षों से जब जब बाजार में रहे हमेशा सुनने में आता है कि बजट में ये होगा वो होगा, होता वैसा है नहीं कुछ, लेकिन कुछ सेगमेंट होते हैं जहाँ पे हमेशा पुश करने की सरकार की कोशिश होती है। तो जब हम देखें मोदी 3.0 के पहले बजट में जुलाई में जो बजट आया था तो उसमें मुझे लगता है कि एक रोड मैप खींच दिया गया था। तो अब अगले आने वाले सारे बजट कमोबेश उसी लाइन पे रहेंगे। तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे खास फोकस था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक खास जोर रहने वाला है। आप लोगों की नज़र किस चीज़ पे है बजट में, मतलब कहाँ पे आपको लगता है कि ये कर दे वित्त मंत्री तो अच्छा रहेगा, या फिर जो मैंने कहा वही वित्त मंत्री से सुनना चाहेगा बाजार? तो लक्ष्मण जी, ऐसी कोई लिस्ट तो एटलीस्ट मैंने नहीं बनाई है जहाँ पे कोई विश लिस्ट हो, क्योंकि कई बार नहीं, इसको मैं घुमा देता हूँ। वित्त मंत्री क्या ऐलान करेंगे कि बाजार खुश हो जाएगा? मुश्किल है, और मैं ये बताता हूँ ये क्यों मुश्किल है। बिकॉज अगर हमने इससे पहले कोई भी बजट देखा हो उस समय बीजेपी मेजोरिटी में थी। ये फर्स्ट टाइम होगा जहाँ बीजेपी जो है वो फुल मेजोरिटी में नहीं है बल्कि साथ सपोर्ट के साथ आई है। एंड अगर आप स्टेट इलेक्शंस को ट्रेंड देखें तो स्टेट इलेक्शन के अंदर में बीजेपी का भी रवैया, जैसे कि दिल्ली इलेक्शन अभी आ रहे हैं और उनका अगर आप अनाउंसमेंट्स देखें जो वो अपने जो पेपर्स में डाल रहे हैं, अगर आप महाराष्ट्र का देखें किस तरह से लाडली बहन वाली स्कीम को इन्होंने अडॉप्ट किया, तो सोशलिस्ट साइड में अभी ये गवर्नमेंट जा रही है जो इससे पहले इन्होंने आज तक कोई ऐसा सेटअप पहले नहीं दिखाया है। विच मीन्स दे वुड लाइक टू सी देयर पॉलिटिकल जर्नी और कमांड और कंट्रोल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड उन्हें समझ में आ रहा है कि जो परफॉर्मेंस गई है अब उससे ये नहीं चलेगा कि आप एकदम कड़े ही कदम हमेशा उठाएं, कहीं ना कहीं आपको ज्यादा जो जनता है जो ज्यादा अफेक्ट होती है उनकी तरफ देखना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है सोशलिस्ट
अनाउंसमेंट जो मार्केट भी एंटिसिपेट कर रहा है वो सरप्राइजिंगली आ सकता है, जो लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। टैक्स को लेके मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज आएगा, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ईयर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को जो है वित्त मंत्री ने ऑलरेडी छेड़ा था। एंड कई बार वो जीएसटी के स्लैब को लेके भी बात हो रही है, जो ये हर क्वार्टरली एक बार रिव्यू करके उसे ठीक कर देते हैं। तो टैक्सेशन के साइड से मुझे कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं दिख रहा है। बट हाँ, मुद्दा ये नहीं है कि कोई अनाउंसमेंट आएगी तो मार्केट रिएक्ट करेगा, बल्कि मुद्दा ये है कि क्या ये बजट की डिसिप्लिन जो इनकी है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फिस्कल डिसिप्लिन, वो अब कैसे मेंटेन होगी अभी नए रिजीम में, वो एक बहुत बड़ा सवाल है, जो अभी देखने के, जो अब ये पहला जो बजट आएगा उस चीज से रुख समझ में आएगा कि आगे भी कैसे हम आगे एंटिसिपेट कर पाएंगे। बिल्कुल, ये डिसिप्लिन कैसे बना के रखेंगे, ये वाकई बड़ा चैलेंज होगा। अरुण मल्होत्रा साहब, क्या लगता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना के रखेंगे वित्त मंत्री? चूंकि जिस तरीके के इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया अभी अग्रवाल साहब ने, कि इलेक्शन से पहले जिस तरह के फ्रीबीज की घोषणाएं की जा रही हैं, और अब तो दिल्ली भी है, और तो मुझे लगता है कि एक दबाव तो होगा ही होगा, राजनीतिक दबाव। राजनीतिक, मेरा मानना यह है कि राजनीतिक दबाव होगा। सो एक चैलेंज है बिटवीन ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन। ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो लास्ट हमने 6 महीने में देखा कि कहीं ना कहीं स्लो डाउन हुआ है गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट में। मुझे लगता है कि यहां से बढ़ के गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, केपेक्स है, गवर्नमेंट विल स्टार्ट लीडिंग दैट वंस अगेन। और चैलेंज होगा फिस्कल डिसिप्लिन। बट जितने भी मैंने पिछले 3 बजट देखे हैं, उसमें फिस्कल डिसिप्लिन पे बहुत ज्यादा फोकस रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ये फिस्कल डिसिप्लिन या प्रूडेंस नहीं दिखाएगी या उस रेंज से बाहर जाएगी। सो फिस्कल डेफिसिट विद इन रहेगा, विद इन रेंज रहेगा। आई थिंक मेरे लिए एक जो शॉर्ट टर्म में जो 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 सबसे बड़ा फैक्टर है वो है करेंसी जो मूव हो रही है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लिक्विडिटी भी सिस्टम में डालनी पड़ेगी। वहां आरबीआई को गवर्नमेंट के साथ देना पड़ेगा, जहां पे लिक्विडिटी गवर्नमेंट मार्केट में इन्फ्यूज करनी पड़ेगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि कोई मेजर रिफॉर्म टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ी टैक्स स्लैब बढ़ा दें, रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ी छूट दे दें। बट अदरवाइज मोटा मोटी अगर आप देखें तो कैपिटल मार्केट्स के लिए लास्ट ईयर 10 से 12.5 और 15 से 20 कर दिया था। कॉर्पोरेट टैक्स ऑलरेडी 25% आ चुके हैं। तो मुझे लगता है वहां कोई ना कहीं कोई ज्यादा गुंजाइश अब रह नहीं गई है। बिल्कुल, हालांकि मैं तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा हूँ, या फिर कोई ना कोई गुंजाइश ढूंढ रहा हूँ, किसी तरह कुछ ऐसा हो जाए कि बाजार को एक पुश मिल जाए ऊपर वापस चढ़ने के लिए, या फिर कम से कम गिरावट रोकने के लिए। जसप्रीत जी, क्या लग रहा है? चूंकि बजट में क्या है कि आंकड़ों को देखें तो हर बार बजट से पहले बाजार चढ़ा रहता है, 1 से 1.5% बाजार चढ़ता है, और बजट के बाद बाजार गिरना शुरू हो जाता है। तो अगर इस फॉर्मूले को लागू करें तो इस बार तो बाजार बजट से पहले गिरा हुआ है, तो उल्टा हो जाएगा क्या? बजट के बाद बाजार चढ़ना शुरू कर जाएगा? लक्ष्मण जी, पिछले आई वाज लुकिंग एट पास्ट रिकॉर्ड, तो पिछले 10-12 साल का अगर देखेंगे तो 1 वीक का जो रिटर्न है पोस्ट द बजट, 10 इयर्स का अगर आप एवरेज लेंगे तो 1% प्लस रहा है, राइट? 1.2% टू बी एग्जैक्ट, द एवरेज 1 वीक रिटर्न आफ्टर द बजट। और पिछले 2 बजट में भी वो पॉजिटिव। अच्छा, बजट पेश होने के एक हफ्ते के भीतर का रिटर्न देखो तो 1-1.5% रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं? No. So the index exactly 1 week after the budget. ये Saturday को अगर budget है तो let's say Friday close after the budget, week to week अगर closing माने, assuming Saturday is the closing, तो on an average 10 साल का जो average return रहा है वो 1.2% रहा है। उसमें it is as bad as -4%, which is 2018, and as good as 6% जो कि 2021 था, क्योंकि obviously कोविड पीरियड था। उसके बाद काफी इंटरेस्टिंग चीजें उन्होंने और for lower status society अनाउंस की थी, तो उसका इम्पैक्ट आया था। तो ब्रॉडली इसमें बहुत ज्यादा, एज एवरीवन सेड, जो अपना फिस्कल डेफिसिट है 4.9% नाउ एंड 4.5% नेक्स्ट ईयर, उसको बैलेंसिंग एक्ट कैसे करेंगे? बिकॉज एक तरफ उनका केपेक्स, द बिग इंफ्रा एंड ओवरऑल केपेक्स उतना नहीं है, राइट? वो सपोर्ट कर रहा है डेफिसिट, बट एट द सेम टाइम जीएसटी कलेक्शंस भी उतने अच्छे नहीं है, राइट? तो अभी तक डेफिसिट तो सपोर्ट कर रहा है कंट्रोल में बिकॉज ऑफ लोअर केपेक्स, बट अगर मार्केट को क्या है, डेफिसिट भी कम देखना है एंड केपेक्स भी बढ़वाना है, बिकॉज केपेक्स बहुत ज्यादा कम हो गया है। वी आर हार्डली एट 60% और क्लोजर टू दैट ऑफ द एनुअल रन रेट जो उनका टारगेट था। तो वो बैलेंसिंग एक्ट कैसे दिखाएंगे? आई थिंक दैट इज व्हाट द मार्केट विल लुक फॉरवर्ड टू। बट वी आर अ फर्म बिलीवर इट इज अर्निंग्स व्हिच ड्राइव, एंड जस्ट टेकिंग इट अहेड, Q2 में जो 2/3 of the stocks were getting battered because of bad earnings.
इस समय जो स्प्लिट है वो 1:1 हो गया बिटवीन गुड अर्निंग्स एंड बैड अर्निंग्स। अगर आप देखेंगे for every one stock which is getting better, there is another one stock which is getting appreciated for good set of results। मतलब Avenue Supermart का रिजल्ट देख लीजिए आप, yesterday Persistent, Zensar, उससे पहले कोटक, उससे पहले HDFC Life Insurance। So there are enough examples by now कि अगर रिजल्ट अच्छा है and it's not built in, market was looking forward for a flattish or a disappointing results, market उसको appreciate भी कर रही है। तो net coming back, results will matter rather than in levels after the budget, because budget 2-4 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे, will be back to earnings। बिल्कुल आपने सही कहा कि बजट 2-4 के दिन का भूल जाएगा, लेकिन एक दो चीज़ें हैं, पता नहीं मेरा जो बजट कवर करने का अनुभव रहा उसके आधार पर समझना चाह रहा हूँ सुनील जी कि दरअसल हम लोग कैपेक्स तो कहते हैं, लेकिन सारा ग्रोथ की जिम्मेदारी सरकार पर ही है क्या? प्राइवेट कंपनियां क्यों नहीं पैसा लगाएंगी? उनको भी लगाना चाहिए। हम आपका कॉर्पोरेट टैक्स हटा दिया, आपने कहा रिफॉर्म कर दो, हमने रिफॉर्म कर दिया, अब तो लगाओ पैसा। कैपेक्स केंद्र सरकार कहाँ लगाएगी? 4-5 गिन चुन के 4-5 सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको पोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, रोड हो गया, ऐसे 2-4 सेक्टर हैं, बाकी तो निजी कंपनियों को आना चाहिए। तो ये सिर्फ कैपेक्स के भरोसे हम रहें, ये कितना फिजिबल है? दूसरा चैलेंज तो होगा, क्योंकि आप शेयर मार्केट में जिस तरह की गिरावट है तो सरकार के आमदनी का एक बड़ा जरिए कैपिटल गेन्स टैक्स एसटीटी होता है, वो भी अब कम होगा, क्यों? नहीं, देखिए ग्रोथ की प्रॉब्लम इंडिया में आ रही है कंजम्पशन के कारण, और आपने जो प्राइवेट कैपेक्स की बात की वो भी कंजम्पशन के कमी के कारण ही प्राइवेट कैपेक्स आगे नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि मास मार्केट की कंजम्पशन ना बहुत स्लो डाउन हो गई है। पिछले साल रूरल डिमांड कम था, फिर अच्छी मानसून आई मगर अर्बन डिमांड कम हो गया, और इसके कारण देखें आप, वो एक बात है। मगर मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके कारण प्राइवेट सेक्टर ओवरऑल इंडिया की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज 75-76% करीबन 1.5 साल से उसी लेवल पे अटक गई है। और हमने पिछली बार देखा 2010-11 में, जबकि ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% पार करती है, तभी प्राइवेट सेक्टर आके कॉन्फिडेंस से कैपेसिटी क्रिएशन की काम में हाथ लगाता है। तो प्रॉब्लम कंजम्पशन की है। अगर वो बढ़ जाए मास मार्केट, आज तक क्या हो रहा है, के शेप रिकवरी हो रही है कंजम्पशन में, यानी महंगी चीजें जो कम क्वांटिटी में बने जाते हैं वो बिक रही है। तो वैल्यू वाइज हो रहा है, मगर नंबर्स ऑफ व्हीकल्स, एंट्री लेवल कार्स लीजिए, एफएमसीजी लीजिए, टू व्हीलर्स लीजिए, बाय एंड लार्ज इनकी जो डिमांड है वो बहुत स्लो डाउन में चली गई है। तो गवर्नमेंट को फोकस दो चीज पे करना है मेरे ख्याल में। इस बार बजट में कैपेक्स को छोड़ दे, क्योंकि खाली गवर्नमेंट की कैपेक्स से क्या होता है ना, जैसे आपने कहा रोड, रेलवे, इसमें एक शॉर्ट टर्म कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है मगर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं होता। वेराज प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स बढ़े तो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज की ऑर्डर बुक बढ़कर ब्रॉडर लेवल एमएसएमई का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो उनको प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना चाहिए कि इस हाल में भी कैसे कैपेक्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो शायद कुछ और भी टैक्स बेनिफिट्स कैपेक्स के लिए कुछ सेक्शंस लॉन्च करें जहां पे उनको एक टैक्स विंडो क्लियर कर सकते हैं, वो एक बात हो चुकी है। सेकंड, गवर्नमेंट को भी, क्योंकि अभी इलेक्शन का रिजल्ट भी सामने क्लियरली दिखा रहा है कि पॉपुलिज्म का टाइम है और सोशलिज्म का टाइम है, तो शायद इस बार गवर्नमेंट जो भी पैसा उनको सेव करना है कैपेक्स को कट करके, यानी ग्रोथ, क्योंकि इस साल की कैपेक्स 60% अब तक बना है, मे बी 75% बनेगा, तो 11 लाख करोड़ से शायद वो 8 लाख करोड़ ही खर्चा कर पाएंगे। तो उस 8 लाख के ऊपर थोड़ा बहुत इंक्रीज दिखाएं, मगर 15 लाख करोड़ ऐसे नंबर ना करें, और जो भी पैसा बचता है फिस्कल डिसिप्लिन के अंदर उसको वो रेवेन्यू की ओर अगर शिफ्ट करेंगे तो कंजम्पशन बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो मैं समझता हूं कि एक छोटा मोटा टैक्स में भी मास के लिए एक शायद वो बेस लेवल टैक्स का जो लिफ्ट बढ़ाएंगे तो लाखों लोग को बेनिफिट होगा। तो कैसे बॉटम ऑफ द पिरामिड में वो अपना पैसा लोगों के हाथ में डाल सकते हैं, इधर डायरेक्ट थ्रू ट्रांसफर या थ्रू टैक्स कट्स, और फिर कंजम्पशन बढ़ेगा, तभी प्राइवेट सेक्टर का कैपेसिटी बढ़ेगा और प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स बढ़ेगी, और तभी आके इंडिया ये 7% की ग्रोथ से 8% की लेवल बढ़ सकती है। तो गवर्नमेंट के कैपेक्स से कुछ ज्यादा ये 6-6.5 के भी हम अटकेंगे।
बिल्कुल, ये एक बड़ा मामला है अभिषेक जी। अब देखिए, जैसा कि सुनील जी ने कहा कि कैपेक्स पर क्या आप कंजम्पशन बढ़ाइए, लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो कंपनियां अपना पैसा ला के विस्तार योजनाओं पे खर्च करेंगी। दूसरा फॉर्मूला ये होता है कुछ इंसेंटिव दे दो, कंपनियां अपना विस्तार योजनाओं पे खर्च करेंगी, उससे फिर डिमांड बढ़ेगा। तो पहले किसको दिया जाए इंसेंटिव, इसको लेकर हमेशा उधेड़बुन रहता है सरकार के बीच में, जो नीति निर्धारक उनके बीच में। तो उस उधेड़बुन में हम लोग नहीं जाएंगे डिटेल में। आपसे मैं तो बिल्कुल शेयर बाजार की भाषा में पूछूंगा, चूँकि अगर बजट से पहले हमें कुछ सेगमेंट में मन बनाना हो कि कुछ ऐसा है बजट से पहले नज़र रखते हैं, यहाँ पे कुछ आ सकता है तो हम अपने खरीदारी करके रखें, तो ऐसा कुछ आप लोग सजेस्ट करते हैं कि अपने क्लाइंट को? देखिए, शॉर्ट टर्म के अंदर में कोई भी इस तरह के नेचर में प्लान आउट करना इतना एफिशिएंट नहीं होता है, बिकॉज ये अगेन जैसे कि पैनलिस्ट में ये पॉइंट उठा कि बजट का जो रिएक्शन है वो आप कुछ दिनों के ही रख सकते हैं। सो बजट से पहले ही एंटिसिपेट करना एक तरह का ट्रेडिंग कॉल है। मैं टिपिकली उस तरह के मतलब कॉल्स को ज्यादा नहीं फोकस करता, बट ये है कि अगर हम बजट देख रहे हैं तो फिर कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे नजर होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक तो पावर सेक्टर होगा, बिकॉज गवर्नमेंट की जो थ्रस्ट है कंटिन्यूसली ग्रीन एनर्जी की तरफ, वो बनेगी। और अभी ट्रम्प के एंड से भी जो है हमने देखा है कि कुछ अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं जो हमारे लिए थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उसको बैलेंस आउट करने के लिए गवर्नमेंट जो है अपनी कुछ पॉलिसीज के अंदर में चेंजेस ला सकती है जो पॉजिटिवली पावर कंपनीज को अफेक्ट करेगी। सो एक पावर ऐसा सेक्टर मुझे लगता है कि जरूर देखना चाहिए। और इंफ्रा के अंदर में क्योंकि अब ये नया टर्म आ गया गवर्नमेंट का और 5 साल तक तो ये कम से कम ये रहे, तो अब यहाँ से इंफ्रा के अंदर में डेफिनेटली वो अपना जो है एक डिसीजन स्पेंड करेगी। क्योंकि टिपिकली ये आप देखोगे तो हमेशा ये गवर्नमेंट जो भी नहीं आती है हमेशा पहले 2 साल के अंदर में ही इंफ्रा लेड अनाउंसमेंट ज्यादा आते हैं, फिर बाद में थोड़ा जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है। सो आई गेस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो इज अ स्पेस जहाँ पे थ्रस्ट आ सकता है। बिल्कुल, ये 2-3 सेगमेंट है जहाँ पे सरकार का फोकस हो सकता है। अरुण मल्होत्रा साहब, कुछ जोड़ेंगे आप? जी। सो जैसा कि अभिषेक जी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक सेक्टर और है सीमेंट, जो हमें अच्छा लगता है। सीमेंट में अगर आप देखें तो काफी छोटी छोटी कंपनीज को बड़े दो जो प्लेयर हैं वो लेते जा रहे हैं, तो जो पूरा सेक्टर है पूरा कंसोलिडेट हो रहा है। तो मुझे लगता है आगे 2-3 साल में चल के एक जब सेक्टर कंसोलिडेट हो जाएगा तो प्राइसिंग पावर आएगी, क्योंकि मानना होगा कि सीमेंट कभी इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, और डिमांड क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हो रहा है, रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है, तो सीमेंट की डिमांड आगे चल के चलती जाएगी। और एक बार सेक्टर कंसोलिडेट हो गया तो मुझे लगता है यहां से जो इबिटा मार्जिन हैं 15-20% आपकी यहां से 2 साल बाद आपको अच्छी दिखेंगी। और वो जो सिक्लिकलिटी थी वो सीमेंट में, जैसा कि अगर आप देखें शुगर सेक्टर में 5 साल हुआ इथेनॉल के आने से, वो सिक्लिकलिटी खत्म हो गई है। इसी तरह सीमेंट में जो सिक्लिकलिटी आती थी वो खत्म हो जाएगी, and it will start trading at a much higher multiples and at a much better profitability. Other than this, I think like banking, financial services अच्छा लगता है। रिन्यूएबल पे और ग्रीन एनर्जी पे गवर्नमेंट का एक काफी फोकस रहा है, पूरा वर्ल्ड वाइड भी हम देख रहे हैं फोकस रहा है, जबकि यूएस से डिफरेंट कमेंट्स आ रहे हैं। पर मुझे लगता है एक वो सेक्टर है जहां पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, इन्वेस्टमेंट्स आती रहेंगी और नई नई कंपनियां इस सेक्टर में जाती रहेंगी। अदर देन दैट टेक्नोलॉजी इज गुड। यूएस में आप जितने भी रिजल्ट्स देखे होंगे, कहीं ना कहीं मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, कहीं साइज ऑफ द डील्स इंप्रूव हो रहा है, डील की पाइपलाइन बेटर दिख रही है। कोफोर्ज के रिजल्ट्स आए 1 दिन पहले 2 दिन पहले, वो भी काफी अच्छे थे, कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी। तो आई थिंक आईटी और टेक्नोलॉजी कहीं भी एक सेक्टर वो है, एक हमें अच्छा लगता है। और लास्ट में कहना चाहूंगा टेलीकॉम। टेलीकॉम में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ कंसेशन देने की बात कर रही है एजीआर ड्यूज के लिए, बट अगर आप देखें टेलीकॉम का ग्रोथ काफी ज्यादा है। जो टेलीकॉम की एसेसरीज हैं, आप कह लीजिए मोबाइल फोन कह लीजिए, उसमें तो कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, बट जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेसरीज बनाते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेलीकॉम में, आई थिंक उनको भी आगे चल के काफी बेनिफिट रहेगा।
बिल्कुल। ये जो सारा आपने चीज़ें बताई जसप्रीत जी, आपको ट्रम्प से अगर क्यों लेके हम देखें इंडिया के पॉलिसी को, तो अपना कुछ फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है क्या? 2 चीज़ें मैं बताऊँ यहाँ पे, क्यों मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि यूएस जैसा कंट्री जो पूरे दुनिया भर में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी बढ़ चढ़ कर नेतृत्व वाली भूमिका निभाता था। अब कहा जी हम तो छोड़ दो इन सब को चीज़ों को, जीरो कार्बन एमिशन वाला जो शर्त थी मैंडेटरी, उसको भी ख़त्म कर दिया। बाकी भी कई सारे इस तरह से स्टेप्स ले रहे हैं, ईवी मैंडेटरी है वो भी ख़त्म कर दिया। तो इन सब का असर पड़ेगा क्या, ये जो ग्रीन एनर्जी वाला जो हम लोग सेगमेंट जिस पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं? नॉट रियली। तो यू राइट लक्ष्मण जी, अभी वो जो एक क्रेज या एक यूफोरिया बिल्ट हो गया था, एंड थैंक्स टू ट्रम्प वो थोड़ा हॉल्ट जरूर आ जाएगा, बिकॉज अगर वो खुद ही बोल रहे हैं लेट्स गो ट्रेडिशनल, लेट्स अपना जो ऑयल पे ज्यादा फोकस करें, द ट्रेडिशनल वे ऑफ यूजिंग कन्वेंशनल एनर्जी, और इंक्लूडिंग ईवीज पे उतना नहीं फोकस रहेगा, तो जो एक सो कॉल्ड मतलब एक यूफोरिक जो फेस है ना, उस पे जरूर मतलब थोड़ा एक लगाम आ जाएगा। एंड इन ऑल दिस पीरियड जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, दे विल गेट टाइम टू कैलिब्रेट। नहीं तो ऐसे हो रहा था कि मतलब एवरी सेकंड कंपनी वांटेड टू आइदर बी इन ग्रीन और इन डिफेंस और इन ईवी, मतलब कोई वो छूट ना जाए कोई एरिया। मतलब लोग इतनी कंपनी से मिलते हैं, उनको पूछो जिनका कोई लेना देना नहीं है ईवी से, या फिर डिफेंस से, या फिर एरोनॉटिक्स से, या फिर सम ऑफ दीज ग्रीन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, दे वर गेटिंग इनटू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। तो आई थिंक वो एक जो फेज था वो कम होगा फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, बिकॉज यू वर गेटिंग बहुत क्राउडेड मार्केट हो गई थी। एंड तो आप लोग अभी कहाँ पे, जसप्रीत जी, अभी अभी आप लोग का रिसर्च कहाँ पे ज़्यादा फोकस हो रहा है? I think this was a point. Yeah, I was waiting. So yeah, besides infrastructure, cement, some of the pockets that Arun ji mentioned, I think the areas that we continue to like, जो हमें अभी भी बहुत exciting लगते हैं, is alco beverage and hotel tourism and मैं micro pockets बोल रहा हूँ, because वो IT pharma वो सब बड़े बड़े pockets हैं, अभी micro pockets नहीं जुड़ा, because this will be a year of stock picking. ये 2025 will be a year of stock picking. तो micro pockets में ये नॉन डिस्क्रिशनरी में आई वुड सजेस्ट अल्कोबेग, रिटेल, होटल एंड हॉस्पिटल्स, बिकॉज हॉस्पिटल आल्सो इंक्रीमेंटली पीपल टेंड टू गेट स्वेड की भाई डॉक्टर कहाँ है, कौन सा अच्छा है, एंड थोड़ा सा वो ट्रेंडिंग भी हो गया, भाई आपने अपोलो में ऑपरेशन कराया है, आपने इंद्रप्रस्थ में कराया है, आपने XYZ मैक्स में कराया, वर्सेस लेट्स से आई डोंट नो द स्मॉल वन, लेट्स से दिल्ली में गंगाराम है या छोटे हॉस्पिटल है, तो वो भी एक पैसा है, तो पीपल टेंड टू spend on big hospital, और वहां पे so that's another area जो multi year story है, वो 1-2 साल की नहीं है। These are some of the pockets that we micro pockets that we बिल्कुल, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो लोगों के रोज़मर्रा की चीज़ों में काफ़ी इस्तेमाल होता है। अब जो नया जनरेशन आया है वो बहुत ज़्यादा सेविंग, कम पैसा आ गया तो खर्च करने निकल गए, चलो वीकेंड लॉन्ग वीकेंड है बाहर घूमने फिरने चले गए, तो वो जो सेगमेंट आपने बताया उसके लिए बड़ा फ़ायदे की चीज़ है। और दूसरा कि लोग बात बात पे अब इतना हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि बीमार नहीं भी हैं तब भी टेस्ट कराने पहुँच गए, चेकअप कराने पहुँच गए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए तो हॉस्पिटल पहुँच गए। तो इन सब चीज़ों से 2 ऐसी चीज़ें जहाँ पर ज़्यादा लोग जाते हैं, और जाहिर तौर पर लोग ज़्यादा जाएंगे तो आपका जो थंब रूल है उसके हिसाब से सेगमेंट वाकई बेहतर हो सकता है। सुनील जी, क्या किया जाए? ये सब तो सेगमेंट इन्होंने बताया, आपका कहाँ पे ज़्यादा व्यू बनता रहता है? आप आजकल क्या ढूंढ रहे होते हैं? मैं सोच रहा हूँ कि देखिए मेरी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि बजट में कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर मास मार्केट कंजम्पशन की सपोर्ट में, चाहे वो टैक्स की कटौत के थ्रू, क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू किया जाएगा। तो मेरे को कंज्यूमर स्टेपल्स जो पे चली नहीं है, एक साल में देखे तो फ्लैट है इंडेक्स, जबकि इवन निफ्टी का 7% बढ़त हुआ है, तो एक सेफ्टी फैक्टर है FMCG कंज्यूमर स्टेपल्स में। और कुछ भी अनाउंसमेंट बजट में इसके फेवर में आ जाए तो उधर प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो एक सेफ्टी सेक्टर कंजम्पशन इस बार में एक शॉर्ट टर्म प्ले के लिए मैं मानता हूं कि डाउनसाइड कम है, और कुछ अनाउंसमेंट आ गए तो अपसाइड अच्छा है। तो एक सेफ्टी प्ले के तौर पर मैं एक ब्रॉडर कंजम्पशन बास्केट की ओर सोच रहा हूं। सेकंड बात है, मैं सहमत हूं कि BFSI स्पेस में आई थिंक 2 पैनल स्पीकर्स ने उसमें फेवर किया है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, AMCs, ब्रोकिंग हाउसेस, क्योंकि ये केस शेप रिकवरी कंजम्पशन की बात करें, मगर वही केस शेप सेविंग्स में भी आ रही है, क्योंकि इनकम का सेपरेशन भी केस शेप में हुआ है। ये 2800 2900 का जो पर कैपिटा इनकम है, उसमें 4000 के ऊपर बहुत से लोग हैं और 1500 के नीचे, और ये 1500 के नीचे ही
अटक जाते हैं कि उनको इन्फ्लेशन और ये इंटरेस्ट रेट के कारण उनकी कंज्यूमर सरप्लस कम घट गई है। मगर जो हायर ब्रैकेट है, ना ही वहाँ कंजम्पशन में कैश रेट दिख रहा है, आपको सेविंग्स में भी है, एसआईपी बुक और ये जो पैसा पीएमएस एएफ को आ रहा है। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल कैपिटल मार्केट रिलेटेड साइड में भी बीएफएसआई का पॉजिटिव होगा, और जैसे भी कैपेक्स बढ़ेगी तो बैंक्स का जरूर हाथ होगा। तो मेरे को बीएफएसआई एक बहुत अच्छी सेगमेंट लग रही है, खासकर प्राइवेट बैंक का भी उतना एक बॉटम प्रोटेक्शन मेरे मान में है कि डाउनसाइड कम है और अपसाइड ज्यादा हो सकते हैं। तो ये मेरी प्राइमरी पिक बिल्कुल होगी, क्योंकि इंफ्रा और डिफेंस और रेलवेज में बहुत चढ़ाव हुआ है। अभी थोड़ी करेक्शन हुई है, मगर यह करेक्शन खत्म हुई ये मुझे अभी भी डाउट है। और बजट में भी मेरा फोकस इतना मैं नहीं दिख रहा हूँ कि इंफ्रा के ऊपर उतना देंगे जितना पिछली बजट में था। तो इसलिए मैं उम्मीदें इंफ्रा पे कम ही रख रहा हूँ। थोड़ी ऑपोजिट ओपिनियन है मेरे अदर पैनलिस्ट से, मगर मेरा हालांकि क्या है हालांकि कि ऐसा ऑलरेडी हालांकि वैल्यूएशन सब कुछ जो है, ये सब कुछ सुनील जी तभी फायदेमंद है, काम आएगा जब बाजार में गिरावट रुक जाए तब। तो ये इसकी वजह और इसका बॉटम ढूंढने की कोशिश हर कोई करता हो, मिल पाता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश जारी रखेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आवाज अड्डा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं शेयर बाजार के ऊपर, और शेयर बाजार में वो जानने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक कोई जान नहीं पाया है। वो है कि बॉटम कब बन जाएगा, कब से शेयर बाजार यहाँ से उठना शुरू हो जाएगा। और उस कोशिश में हमारे साथ दिग्गज मेहमान जुड़े हुए हैं। अनु सिंघल साहब हमारे मैनेजिंग एडिटर। अनु सिंघल साहब, जब मैं देखता हूँ गिरावट आती है, क्लोजिंग जब मैं आपका सुनता हूँ, तो मेरे मन में ये सवाल उठता है कि आप इतना लंबा अनुभव रखे हुए हैं, आपको कभी इस तरह गिरावट का अनुभव रहा क्या? कितना बाजार गिर रहा हो, लगातार गिर रहा हो, लगातार गिर रहा हो? लक्ष्मण जी, जो आपने सवाल किया ना कि मैंने क्या कभी इस लेवल की गिरावट देखी है, तो मैं ये कहूँगा ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो, इसको तो मैं गिरावट मान ही नहीं रहा हूँ। गिरावट होती है अगर आप 2003 से 7-8 वाली बुल मार्केट देखेंगे ना, निफ्टी 20-20%, 25-25%, 30-30% गिरता था। मिड कैप इंडेक्स 58%, 60-60% तक गिरा था। वो होती थी गिरावट। ये तो कुछ भी नहीं हुई है। अभी हम निफ्टी पर कुल मिलाकर, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप कुल मिलाकर 15% भी नहीं गिरे। तो किस बात के लिए रो रहे हैं हम? इस बार दिक्कत क्या हुई है, करेक्शन थोड़ी प्रोलॉन्ग हो गई है। हमारे यहाँ क्या होता है ना, बुल मार्केट लंबी चलती है, बेयर मार्केट छोटी चलती है। इस बार ये बेयर मार्केट फेज जो है वो 4 महीने तक चल चुका है। लक्ष्मण जी, मेरा ये मानना है कि और 3-4 महीने तक ये फेज चल सकता है मार्केट में, अनलेस बजट में कुछ आ जाए जो बहुत ही पाथ ब्रेकिंग हो। कुछ मान लीजिए कोई बड़ा टैक्स कट आ जाए बजट में, या मान लीजिए कैपेक्स पर कोई बहुत बड़े खर्चे की खबर आ जाए। अनलेस वो हो जाए तो ये करेक्शन मुझे लग रहा है और 3-4 महीने चल सकती है, जहाँ मुझे लग रहा है 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो बेस इफेक्ट कैचअप करना शुरू करेगा अर्निंग्स का, और दूसरा मार्केट की वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। तो उस हिसाब से और 3-4 महीने की जगह लग रही है मुझे। हालांकि 3-4 महीने बाद भी अनुज जी वापस बाजार उठना शुरू कर देगा, इसके लिए एफआई की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो एफआई 3-4 महीने बाद वापस आएंगे, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि बाजार तो अभी भी टॉप 3 के वैल्यूएशन के में हम लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, एफआईआई आपके बाज़ार में इसलिए नहीं आएगा कि आपका बाज़ार सस्ता है या आपका बाज़ार महंगा है। ना ही वो इसलिए आएगा कि वो लक्ष्मण जी को या अनुज जी को प्यार करता है या उनसे हेट करता है। वो इस बाज़ार में आएगा अगर उसका पैसा बन रहा होगा। पैसा बन रहा हो ना, तो लोग क्रिप्टो को 1 लाख पे भी चेज़ करते हैं। पैसा नहीं बन रहा होता तो लोग क्रिप्टो को 70,000 पे भी बेचते हैं। यही चीज़ है, आज पैसा नहीं बन रहा है तो 23,000 पे भी निफ्टी बेची जा रही है। जब इन्हीं एफआईआईज़ का पैसा बनना शुरू होगा, ये 30,000 पर भी, 27,000 पर भी, 32,000 पर भी चेज़ करेंगे मार्केट को। पैसा बनना चाहिए लक्ष्मण जी। तो और गारंटी तो मार्केट में कोई नहीं ले सकता आपको। गारंटी सिर्फ 2 चीज़ की होती है कि लॉन्ग रन में निफ्टी और इंसान दोनों ऊपर ही जाएंगे, बस। उससे ज़्यादा गारंटी कोई नहीं दे पाएगा आपको स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल, ये लॉन्ग रन में दोनों को ऊपर ही जाना। अरुण मल्होत्रा साहब, क्या लगता है कि ये ऊपर जाने के का जो समय है वो तो किसी को पता नहीं होता है, लेकिन आप लोग बैठते रहते, इतने सारे रिसर्च करते रहते हैं, तो कोई फैक्टर दूर दूर तक दिख रहा है क्या? देखिए, जो हो रहा था कि जो भी चीज खरीदो ऊपर जाएगी, आज थोड़ा सा नीचे आया फिर खरीद लो, फिर वो स्टॉक ऊपर चला जाएगा और प्रॉफिट बनेगा, वो जो प्रक्रिया चल रही थी वो तो एक हद तक खत्म हो गई है। तो जो रियल इन्वेस्टर्स या जो जो भी ट्रेडर्स भी थे ना, वो अब फूक फूक के कदम रख रहे हैं।
तो मुझे लगता है ये मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या होगा, जो क्वालिटी कंपनीज नहीं हैं या जो क्वालिटी पैरामीटर्स को नहीं वो करती हैं, वो धीरे धीरे नीचे बैठती जाएंगी, इन्वेस्टर्स उनसे बेचते जाएंगे या उनको अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डाल देंगे। अच्छी अच्छी कंपनीज की वैल्यूएशन जो 2-3 साल से नहीं चढ़ी थी, वहां पर लॉन्ग टर्म मिड कैप कंपनीज, जो लार्ज कैप कंपनीज, वो अच्छा करना स्टार्ट कर देंगी। और मुझे लगता है यहाँ पर मार्केट के इंडेक्स में भी 500,000 पॉइंट्स की गिरावट आई, बट मेजॉरिटी ऑफ दी जो स्पेकुलेटिव कंपनीज थी, वहां पर अब निवेशक दोबारा से नहीं जाएगा और अच्छी अच्छी कंपनियां आगे चलते हुए आपको रिटर्न देंगी। अगर आप यहां से अपना टाइम पीरियड यहां से 6 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का स्ट्रेच करेंगे, जून क्वार्टर के बाद यहां से लेके आपको हमारा पर्सनल मानना है करीब 15 से 20% का रिटर्न बन जाए। सुनील जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अब मार्केट के लिए अच्छा हुआ जो इस तरह से बाजार गिरा ना, अनाप शनाप कोई भी कुछ भी खरीद रहा है, कमा रहा है, भागे जा रहा है। मतलब ये नहीं रुकता तो लोगों के लिए बहुत बड़ा जोखिम था। आपने देखा है कई बार रिजर्व बैंक के गवर्नर ने, सेबी की चेयरपर्सन ने इन सारे मुद्दों को हाईलाइट भी किया। तो एक तरह से सबक भी सिखा रहा है कि ऐसा नहीं कि जैसे तैसे पैसे डालोगे, तुम्हें डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रह के काम करेंगे तभी पैसा बनेगा। तो ये मार्केट जो न्यू कमर थे कोविड के दौरान, उनके लिए एक लेसन है, कह सकते हैं। कह सकते हैं, मगर मेरा मानना है कि लोग इतनी जल्दी सीखते नहीं हैं। जैसे अनुज जी ने कहा, सीखते जब नहीं हैं। भयंकर करेक्शन आएगा तभी सीखेंगे। ये छोटी मोटी करेक्शन से वो डरेंगे नहीं। और एसआईपी बुक देखिए, इतने करेक्शन के बावजूद पिछले 5 महीने में 1,500 करोड़ ऊपर बढ़ गया है। 24,500 से आज 26,000 पार गया। यानी लोग अभी भी इस पे भरोसा रख रहे हैं कि ये गिरावट कुछ दिन के बाद वापस ग्रोथ में आ जाएगी। क्योंकि अच्छा, ऐसा 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 क्यों होता है कि लोग इस करेक्शन से सीखते क्यों हैं? नुकसान होता तभी नहीं सीखते हैं क्या? साइकोलॉजी क्या होती है लोगों की? बात करते हैं आप लोगों से कभी? मुझसे बात कर रहे हैं। हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, सी मैं लोगों से बहुत बहुत लोगों से बात करता हूँ, तो उनका यही मानना है हाँ। कि अल्टीमेटली इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में कोई कमी नहीं है। अरे 7% से 6.5 पे आ गया तो क्या बात है, हम फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग देश है। और मैं कहूंगा कि मोदी की सरकार के ऊपर भी लोगों का भरोसा है। और तीसरी बात है, उनके दूसरी ऑप्शंस नहीं है। ये टीना फैक्टर कहते हैं ना, देयर इज नो अल्टरनेटिव। बैंक डिपॉजिट 7% पे है, पोस्ट टैक्स आपको 5% नहीं मिलता है। तो अलोकेशन के लिए आज इक्विटी मार्केट में उनको अच्छा लग रहा है अभी भी। और एक बात और मैं जोड़ दूं, अपने सवाल के संबंधित नहीं है, मार्केट की रिवाइवल के बारे में है। और एक बात, ये मार्केट की करेक्शन में इस बार डीआईएस का भी हाथ है। खाली एफआईएस को ब्लेम मत कीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने आंकड़े देखे कि म्यूचुअल फंड एईएम के अंदर 2 लाख करोड़ कैश बैठा हुआ है। और उन्होंने भी खरीदारी नहीं की क्योंकि इतने इंडिया रिलेटेड इवेंट्स हमारे सामने हैं ना, जैसे बजट, फिर आरबीआई पॉलिसी, उसके पहले अर्निंग सीजन। और इसलिए ये पैसा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या है ना, अब वो डिविडेंड के तौर पर पैसा वापस अपने इन्वेस्टर को नहीं दे सकती क्योंकि डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है। तो वो कैश पे बैठे हैं, तो वो कैश को वापस मार्केट में आना ही पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि मार्केट की रिवाइवल ये आरबीआई पॉलिसी के बाद, वो लास्ट अनसर्टेनिटी फैक्टर है। और तब तक 70% अर्निंग्स भी रिजल्ट आ चुकी होंगी। तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी रिवाइवल को लीड करेंगे 2 वीक्स वीक आफ्टर द बजट। और उसके बाद मैंने पहले भी कहा कि एफआईएस की ओर से भी देखूंगा कि गिरते हुए तेल के दाम। और दूसरी बात है, अगर ट्रंप फोर्स करते हैं वहां पे पवन को इंटरेस्ट रेट रेट कट बढ़ता की, है। तो डेफिनेटली ये भी पॉजिटिव है एफआईएस की फ्लोज और रेट कट के लिए। तो मेरा मानना है कि ये 3-4 महीने के अनुज जी ने जो बात किया, मेरा मानना है कि उससे पहले ही मार्केट की रिवाइवल शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये डीएमएफ और डीआईआई की वापसी और एफआईएस की भी एक रेट कट और डॉलर वीकनिंग की जो स्टोरी अगर सामने बढ़ती है, तो वो भी इंडिया को वापस पैसा डालना शुरू करेगी। तो मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, थोड़ा कॉन्ट्रा हूँ बाकी प्लेयर्स के नहीं, सामने। बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहिए और आपके मुंह में घी शक्कर के बहुत जल्द से जल्द बाजार निकल कर। अभिषेक अग्रवाल जी, जो ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं सुनील जी, उस ऑप्टिमिज्म में आपको कहाँ गुंजाइश दिख रही है? चूंकि आप मिड कैप वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं और लोग अधिकांश राय ये निकल कर आती है कि मिड कैप वगैरह जो है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे कई सारे सेगमेंट थे जहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा था, तब भी लोग पैसा लगाए जा रहे थे। तो अब क्वालिटी स्टॉक में लगाना है, तो आपका व्यू क्या रहता है यहाँ पे? देखिए, छटनी हो रही है और ये छटनी में जो कंपनियां एक अच्छे फंडामेंटल के साथ स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स दिखा रही है, नेचुरली अब वो पोर्टफोलियो पिक बनने लग जाएंगे।
और ये जो कैश अभी हम बात कर रहे हैं कि चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे एज ए रिटेल हम बात करें या डीआईए की बात करें या कोई भी वक्त की बात करें, अल्टीमेटली जो पैसा होगा वो वहीं जाएगा जहां पैसा बनना है, और पैसा वहां बनता है जहां फंडामेंटल आपके साउंड हो। अगर आपको पता है कि फलानी कंपनी की ग्रोथ दिख रही है और वो अभी भी रिजल्ट अच्छा दे रही है, तो फिर आप उसमें टाइम करेक्शन देख सकोगे कि चलिए कुछ समय तक वो स्टॉक ऊपर नहीं गया, बट आप उसके अंदर में ऐसा नहीं देखोगे कि जहां पे एक ही दिन में 20% निकल गया, एक हफ्ते में 20% निकल गया। सो ये तो एक चीज होनी है और हो ही रही है। अब रही बात कि कब बाई होगी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा समय लगेगा। ये कंसोलिडेशन जो है वो तो मार्केट को भी देखना होगा। अभी तक तो ऑनेस्टली ये बात बिल्कुल सही है जो अनुज ने कही है कि आपने करेक्शन देखा ही कहाँ है अभी, ये तो बस खाली एक ट्रेलर है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी पिक्चर और लंबी चल सकती है, क्योंकि हमारे पास सामने कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। इसी मार्केट में जस्ट बिकॉज एक थोड़ा सा करेक्शन आ गया, ये कोई रीजन नहीं हो जाता कि आप मार्केट में कूद के वापस आप लॉन्ग टर्म फंडामेंटलिस्ट बन जाइए और बाय कर लीजिए। अल्टीमेटली हर किसी को पैसे बनाने हैं। हमारे जैसे भी पोर्टफोलियो मैनेजर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पैसा बनाना होता है, बट यू हैव टू कंसिडर प्राइस। आपको कहीं ना कहीं मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझनी पड़ेगी जो मार्केट में टोटली खत्म हो गई थी लास्ट एक साल में। सो मिड कैप हो या लार्ज कैप हो या कोई भी कैप हो, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मार्केट लंबे अवधि के लिए हमेशा ही अच्छा लगना है, मैं तो हमेशा सपोर्ट करता ही हूँ, मगर वो तभी पैसा बना सकते हो जब आपकी एंट्री भी सही हो। एसआईपी के केस में तो क्या जी, एवरेज हो जाता है। अब 2 साल के तो वैसे भी एसआईपी के रिटर्न्स भी कुछ बने नहीं अगर हम डेटा निकाले अब इस करेक्शन का। बट एनीवेज पॉइंट बीइंग दैट दे मेक मनी बिकॉज एवरेज फंक्शन इज टेकन। बट अगर आपको वेल्थ बनानी है तो वहां पे आपको जो है थोड़ा सा तो एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एंड मैं बिल्कुल एग्री करूंगा वन ऑफ द पैनल जिन्होंने कहा है कि ये साल स्टॉक पिकिंग ईयर होने वाला है। कल परसों तक तो ये आलम था कि 18 साल का बच्चा भी अपने आप को जो वॉरेन बफेट समझ रहा था कि हम बस कल लगाएंगे और परसों वो बढ़ जाएगा। अब ये सब जमाने खत्म हो गए। अब सीरियस प्लेयर जो है वो आप देखोगे कि वहां पे आपको जो है क्वालिटी पिक्स दिखेगी, एंड दैट विल डेफिनेटली सेपरेट मैन विद बॉयज। हालांकि अब लोगों को असली वॉरेन बफेट बनने के लिए की तरफ रास्ता दिखाया है कि आप ऐसे कहते थे ना हम लोग कि नई दिल्ली में, आप पता नहीं आपको वाकिफ़ है कि नई दिल्ली में एक नई सड़क होती थी जहाँ पे किताबें बहुत मिलती थी। तो जो बच्चा साल भर नहीं पढ़ता था, एग्जाम के टाइम में जाता था, वहाँ पे एक गाइड आती थी, नाम बोल रहा हूँ कंपनी का, उसको ले आइए और 10 क्वेश्चन पढ़िए, 6-7 आ ही जाएंगे, आप ग्रेजुएशन पास कर जाएंगे। तो वो वाले जो वॉरेन बफेट बनते तो वो अब नहीं बनेंगे, और वाकई सीरियस होंगे, जो मार्केट को गहराई से समझेंगे और फिर वहाँ पर पैसा लगाएंगे। जसप्रीत जी, ये एक सुनील जी ने एक बात की, बड़ा पते की बात है कि लोगों ने पैसा जो निकाला बाजार से, डीआई की बात करें, फंड मैनेजर की बात करें, उन्होंने बहुत सारे पैसे को वापस नहीं किया इन्वेस्टर को, चूंकि वहाँ पे जो डिविडेंड होता है, जो टैक्स का इशू होता है, तो वापस वो पैसा को लेकर बाजार में आना ही है। कब तक पैसा लेके बैठे रहेंगे? तो जो कैश सरप्लस है फंड के पास, वो किस लेवल तक दिख रहा है आपको जहाँ से वो पैसा डालना शुरू कर देंगे? ये दिमाग में है, उनके दिमाग में रहेगा। तो ब्रॉडली 4 से 5% का कैश पे होंगे म्यूचुअल फंड्स, ब्रॉडली 3 to 5% इफ यू कैन। उसमें 3 ट्रिगर्स की बात चल रही है जो इट्स इनफ इन द न्यूज। वन वाज द ट्रम्प फैक्टर जो भी पीछे है। सेकंड इज बजट, 4 दिन बाद वो भी नेक्स्ट वीक विल बी ओवर विद दैट। थर्ड इज द रिजल्ट सीजन, वो कितना खराब है या कितना पॉजिटिव सरप्राइज दे रहा है। तो 15 जैन के बाद, सॉरी के बाद, इवन दैट शुड बी बिहाइंड अस। So our sense is ki, between 15th Feb and let's say 15th March, all a large part of this cash should be deployed in the market, back in the market, because वो 3 बड़े events will be behind us. इसमें incrementally जो हम, because हम PMS पे space में है, तो हम उसका an advisory जहाँ पे a lot of PMSs today for incremental money जो उनको मिल रहा है on a daily basis, they are sitting on 30 to 50% cash. माना कि 500 करोड़ का पीएमएस है, नए 5 करोड़ आए, वो नए 5 करोड़ के सिर्फ 2.5 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। उधर कैश एलिमेंट बहुत ज्यादा है बिकॉज दे आर वेरी। अब उसमें पहले तो लार्ज कैप था, कंसेंसस था, बीएफएसआई था, राइट? ऑल ऑफ दैट इज नॉट इज फाइन। इंक्रीमेंटली क्या हुआ है पिछले 1-2 महीने में, इतना गिरावट आई है इन द मिड एंड स्मॉल कैप कि वहां पे भी सेलेक्टिवली अपॉर्चुनिटीज इज इमर्जिंग। तो राइट नाउ आई थिंक is a big clash between very interesting mid cap stroke small cap opportunity or the evergreen large cap जो 6-8 महीने से काफी लोग experts including हम बोल रहे हैं। तो I think interesting रहेगा ये phase, I would say between 15th Feb and 15th March,
but we strongly believe कि this the levels we had touched, just to summarize, 26,200 का जो last high हमने बनाया था, between October 21 and October 22 market was flat, 18,000 Nifty, right? And the same level, if we take 26,200 cross करना है, I think it should be there anyway between September to October. Same अगर एक साल पकड़े तो यहाँ से 13% से 20% का अपसाइड देखना नेक्स्ट 10 to 12 months. तो कुल मिला के हमें फैब के सेकंड वीक तक इंतजार करना चाहिए। फैब के सेकंड वीक से चीज़ें बेहतर होने की संभावना जाएगी, ये उम्मीद आप जगा रहे हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।